हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नायर बड़ोदरा के द्वारा कंडक्ट कराए गए एएमई और एडब्ल्यूएम के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर एएमई और एडब्ल्यूएम पोस्ट के लिए ये पेपर यानी असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट कराए गए थे। बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह 19 फरवरी 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें कैंडिडेट को अगर बात करें तो दो पेपर्स में यह पेपर कंडक्ट कराए गए थे, दो सेक्शंस में, जिसमें ए सेक्शंस और बी सेक्शंस के अंतर्गत पेपर डिवाइड थे। ए सेक्शंस की अगर बात करें तो इसमें टेक्निकल सेक्शंस एवं ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें प्रश्न की अगर बात करें तो 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 70 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मार्क्स था 70। और पार्ट बी सेक्शंस की अगर बात करें तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स के 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था, जिसमें कैंडिडेट को पूरे 30 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मार्क्स 30 थे। दोनों मिलाकर बात करें तो टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का यह प्रश्न टोटल प्रश्न 110 थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था और कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर तो कैंडिडेट के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान इस पेपर के अंतर्गत किए गए थे। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इस पेपर की अगर बात करें तो यह पेपर LDCE 70% जो कोटा होता है उसके अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट कराए गए थे। इसमें पहले प्रश्न की बात करें यहाँ पर जो पार्ट ए सेक्शंस के अंतर्गत यानी टेक्निकल सेक्शंस के अंतर्गत पूछे गए थे, जिसमें पहले प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था इन अ रेलवे वर्कशॉप अंडर CLW यानी चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप इंसेंटिव स्कीम इन दिसंबर 2022 सेक्शन इंसेंटिव इन अ मंथ equal 40% and GA card attendance hours of an essential indirect worker taken from shop time office is 186 hours and hourly rate of this worker is Rs 87. Then what is the incentive amount of this worker in this month? यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि जो हमारा एक टर्म जो दिसंबर 2022 के अंतर्गत एक कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, जिसमें हमारा इंसेंटिव उस मंथ का टोटल 40% निर्धारित किया गया है। और इसमें हमारा एक डायरेक्ट वर्कर और एक हमारा इसेंशियल डायरेक्ट वर्कर के अंतर्गत जो हमारे डिवाइड किए जाते हैं, इसमें हमारा इसेंशियल डायरेक्ट वर्कर से रिलेटेड पूछा गया है, जिसमें हमारा टोटल टाइम जो हमारा 186 आवर्स दिया गया है और उसके लिए रेट हमारा 87 दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें अगर तो 186 आवर्स यहाँ पर हम लेते हैं, अगर इसके लिए हमारा 40% हमारा इंसेंटिव दिया गया है उस मंथ के लिए, तो यहाँ पर हम 40% को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, यानी 40/100। यहाँ से अगर निकालना चाहे हम तो 74.4 आवर्स यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा अगर डायरेक्ट वर्कर के रूप में रहता तो यहाँ पर हमारा इतने घंटे के लिए इंसेंटिव आवर्स दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर हमारा इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर यानी EIW के लिए पूछा गया है, जो कि डायरेक्ट वर्कर के मुकाबले 80% ही केवल हमारा इंसेंटिव अलाउंस दिए जाते हैं। तो 74 का फिर हम 74.4 का 80% यहाँ पर निकाल लेंगे हम। अगर आप 80% यहाँ पर निकालते हैं तो आपका 59.52% निकल कर यहाँ पर आवर्स निकल कर आएगा, यानी 59.52 आवर्स। और चूंकि हमारा यहाँ पर रेट 87 दिया गया है पर आवर्स के हिसाब से, और EIW के लिए हमारा ये टोटल 59.52 आवर्स है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 59.52
52 इंटू यहाँ से हमारा 87 निकाल देंगे जो कि रेट दिया गया है हमारा। तो 87 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 5178.24 रुपीज़, यानी हमारा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 5178.24 रुपीज़। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्राइटेरिया ऑन फॉर टायर टर्निंग ऑफ सेल्डर व्हील इन LHB कोच, यानी जो हमारा LHB कोच के अंतर्गत सेल्ड व्हील के टायर टर्निंग करते समय जो मापदंड दिए गए थे उसको यहाँ पर 3 हमारा मेंशन किए गए हैं, वह सही है या गलत उसको हमारा यहाँ पर देखना है। तो पहला यहाँ पर दिए गए हमारा डेप्थ ऑफ सेलिंग मार्क हैज रीच्ड टू 1.5 mm, जो कि हमारा करेक्ट है, यानी जब भी हम जो टर्निंग करते हैं तो सेलिंग मार्क हमारा 1.5 तक डेप्थ गहराई रहनी चाहिए। सेकेंड हमारा यहाँ पर है लेंथ ऑफ सेलिंग मार्क्स हैज रीच्ड टू 40 mm, यानी जो लेंथ है सेलिंग मार्क की वो 40 mm तक रह सकते हैं। थर्ड है डेप्थ ऑफ हॉलो टायर रीच टू 3 mm, ये भी हमारा रह सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो एनी ऑफ ABC ट्रू हो जाएंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर इन GE लोको WDG4G इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम इज ऑफ विच टाइप, यानी जो हमारा GE लोको यानी WDG4G टाइप्स के जो लोको है उसमें इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशंस कैसे होते हैं वो पूछे गए यहाँ पर। तो बात करें यहाँ पर WDG4G की तो वह एक डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप जो लोको है हमारा उसके अंतर्गत हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशंस AC के रूप में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही बात करें तो ये इसमें अगर हम तो 3 जो हमारा है कोको टाइप्स के हमारा व्हील अरेंजमेंट होते हैं और इसमें अगर बात करें तो टोटल हमारा 6 AC ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं, यानी पर ट्रैक्शन मोटर्स पर एक्सल्स के रेस्पेक्ट में होते हैं। और इसमें अगर बात करें ट्रैक्शन मोटर्स यहाँ पर हो जाएंगे 12 ब्रेक सिलेंडर यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं हमारे WDG4G के अंतर्गत। साथ ही साथ इसकी हॉर्स पावर की अगर बात करें तो इसकी हॉर्स पावर हमारा 4500 हॉर्स पावर्स की होते हैं। और इसमें हमारा अगर बात करें तो ट्विन कैब के लिए यहाँ पर क्रू मेंबर्स के लिए व्यवस्था होती है, दोनों तरफ इसमें हमारा ट्विन कैब का व्यवस्था की हुई है। और साथ ही साथ इसमें हमारा 4 स्ट्रोक फुल्ली टर्बोचार्ज इंजन टाइप की व्यवस्था है इसमें। तो यहाँ पर इस सारे रिस्पेक्ट को आप याद रखिए जिसमें काफ़ी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग पावर सोर्स यूज्ड फॉर MIG और MAG बिल्डिंग इज, मिस MIG एंड MAG बिल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले बिल्डिंग पावर स्रोतों की विशेषता यहाँ पर पूछे गए हैं। तो MIG यानी मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग और मैनुअल मेटल आर्क बिल्डिंग जो है उसमें हमारा इसकी विशेषता की बात करें तो कांस्टेंट वोल्टेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो ड्यूरिंग कंटिन्यूटी टेस्ट ऑफ कोचिंग ट्रेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी बाय द लोको पायलट्स बिफोर ड्रॉपिंग ऑफ प्रेशर बाय गार्ड, इस कोचिंग ट्रेनों की निरंतरता परीक्षण के दौरान गार्ड द्वारा एयर प्रेशर घटाने से पहले लोको पायलट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन अनिवार्य नहीं होता है। तो बात करें यहाँ पर लोको पायलट जो हमारा प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए लोको पायलट के द्वारा जब हमारा
गार्ड के द्वारा प्रेशर गिराया जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा A9 हैंडल जो होता है उसको न्यूट्रल और ऑफ पोजीशन में रखना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ बात करें तो कटिंग ऑफ एयर सप्लाई बाय क्लोजिंग FP आइसोलेटिंग कॉक्स प्रोवाइडेड बिटवीन द एडिशनल C2 रिले वाल्व्स एंड ब्रेक पाइप। जो हमारा एडिशनल C2 रिले वाल्व होता है और ब्रेक पाइप के भी जो आइसोलेटिंग कॉक्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसको बंद करना होता है। ये भी सही टर्म है। लेकिन हमारा बात करें लोकोमोटिव इज शट डाउन, लोकोमोटिव को बंद करना ये हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट के अंतर्गत नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इंटरवल ऑफ ROH इन BTPN टैंक वैगन इज, यानी BTPN टैंक वैगन्स की ROH की अवधि पूछा गया है। तो ROH की अवधि की बात करें तो BTPN वैगन्स के लिए ROH 18 मंथ और POH 6 ईयर्स के अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही उत्तर हो जाएगा, 18 मंथ्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल 11(2) ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 इन विच लैंग्वेज शुड बी फॉर्म एंड टाइटल्स ऑफ द रजिस्टर्स यूज्ड इन एनी ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बी रिटेन। मिस राजभाषा नियम 1976 के नियम 11(2) के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक किस भाषा में लिखे जाना आनी चाहिए। तो बात करें यहाँ पर टाइटल्स, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो रजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं उसकी टाइटल हमारा हिंदी एंड इंग्लिश बाईलिंगुअली होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं बिटवीन अ लोडेड रेक एंड एम्प्टी रेक ऑन द सेम रूट्स विच वन इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डिरेलमेंट प्रोवाइडेड ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी एक ही रूट पर एक ही लोडेड रेक और एक खाली रेक के बीच अन्य सभी चीज़ों के बराबर होने, यानी जो हमारा पैरामीटर्स होते हैं सारे इक्वल हो, जिस कंडीशन में हमारा किस में अवपतन का जोखिम अधिक होता है, डिरेलमेंट की संभावना मैक्सिमम होता है। चूँकि आप जानते हैं कि एम्प्टी कंडीशन में हमारा वैगन्स या कोचेज ज़्यादा झटके लेते हैं, उस कंडीशन में हमारा डिरेलमेंट की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है लोडेड के मुकाबले। तो यहाँ पर हमारा ग्रेटर रिस्क के मामले में पूछा गया है, तो हमारा एम्प्टी रेक जो है वो डिरेलमेंट की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फोर्ज कंपोनेंट इन फिएट बोगी, यानी जो हमारा LHB कोच के अंतर्गत फिएट बोगी प्रयोग किए जाते हैं उसमें फोर्जिंग कंपोनेंट्स पूछे गए हैं कि कौन से होते हैं। तो फोर्जिंग हमारा बात करें अगर तो LHB कोच के अंतर्गत हमारा जो फिएट बोगी होते हैं उसमें हमारा बेल्डिंग, फोर्जिंग और कास्टिंग तीनों तरह के हमारा कंपोनेंट्स प्रयोग किए जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हमारा फोर्ज कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है तो फोर्ज कंपोनेंट हमारा कंट्रोल आर्म ब्रैकेट हो जाएगा, जो कि हमारा प्राइमरी सस्पेंशंस को जो हमारा जो मॉनिटरिंग यानी गाइड करते रहते हैं उसके पास लगा होता है हमारा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ रोलिंग स्टॉक ए डायमेंशन इज मेजर्ड बिटवीन, यानी रोलिंग स्टॉक के लिए ब्रेक सिस्टम में ए आयाम निम्न में से किसके बीच मापा जाता है। क्योंकि आप जानते हैं SAB यानी स्लैक लेस्ड बैरल जो कि हमारा कन्वेंशनल यानी अंडर फ्रेम माउंटेड जो ब्रेक सिलेंडर होते हैं गुड्स स्टॉक यानी फ्रेट स्टॉक में, उसके अंतर्गत हमारा व्हील और व्हील ट्रेड जो और ब्रेक ब्लॉक के बीच जो गैप मेंटेन करना होता है वो हमारा SAB की मदद से ही एडजस्टमेंट किया जाता है, जिसमें हमारा A डायमेंशन और E डायमेंशंस होते हैं। बात करें A डायमेंशंस की तो वो हमारा स्लैक लेस्ड
जो हमारा बैरल और कंट्रोलर हेड के बीच जो डिस्टेंस होता है वही हमारा ए डायमेंशन कहलाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारा एसएवी का बैरल होता है और यहाँ पर हमारा इस तरह से हमारा कंट्रोलर होता है, कनेक्टेड होता है। तो जो इसके बीच जो हमारा डिस्टेंस होता है वही हमारा ए डायमेंशंस के रूप में आता है। और यहाँ पर जो इस तरह से हमारा आगे होता है वो हमारा ई डायमेंशंस के रूप में जानते हैं। तो हमारा यहाँ पर ए डायमेंशन पूछे गए हैं तो हमारा बैरल एंड कंट्रोलर के डिस्टेंस हो जाएंगे। अगर बात करें ये अगर कैसनव ट्रॉली में तो इसके लिए ऑल टाइप्स के लिए हमारा 72 + 2 - 0 mm होता है। और बोवारन के केस में अगर बात करें तो बोवारन के लिए यह 27 + 2 - 0 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, टीएम पिनियन एंड बुल गियर रेशियो इन जीएम मॉडल WDP-40 डीजल लोको इज, यानी WDP-40 डीजल लोको के अंतर्गत जो ट्रैक्शन मोटर पिनियंस और बुल गियर जो हमारा एक्सल्स पर लगे होते हैं उसके बीच हमारा रेशियो पूछा गया है। जैसे अगर बात करें हमारा यहाँ पर ये चक्के हो गए और यहाँ पर हमारा इस तरह से माउंटेड होता है हमारा बुल गियर। साथ ही बात करें यहाँ पर हमारा ट्रैक्शन मोटर्स लगे होते हैं जिसके हमारा गियर्स लगे होते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक्सल्स के मूवमेंट के लिए। तो ये दोनों के बीच हमारा जो गियर रेशियो होता है वो पूछे गए यहाँ पर WDP-40 डीजल लोको के अंतर्गत, जो कि होता है हमारा 17:77, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड बिटवीन बी कार इन सेम यूनिट ऑफ BLC वैगन, यानी जो BLC वैगन की एक ही इकाई में बी कार और बी कार के बीच किस प्रकार के कपलर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा एक यूनिट जो होता है उसमें 5 कार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दोनों एंड पर हमारा ए कार लगे होते हैं, बीच में हमारा 3 बी कार का प्रयोग किया जाता है। बी कार और बी कार के बीच हमारा स्लैकलेस ड्रो बार यानी SDB का प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा ए कार होते हैं उसके बाहर हमारा CBC यानी सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हाइट रेल लेवल से 1105 mm और स्लैकलेस ड्रो बार की रेल लेवल से हाइट होती है वो 845 mm होता है। तो यहाँ पर हमसे बी कार और बी कार के बीच डिस्टेंस जो पूछा गया किस प्रकार के कपलर का प्रयोग किया जाता है तो हमारा स्लैकलेस ड्रो बार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशंस ऑफ द इंग्लिश वर्ड इज नॉट गिवन, निम्नलिखित में से किस युग में अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अनुवाद नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें तो एक तरफ हमारा अंग्रेजी टर्म दिया गया, दूसरी तरफ हिंदी टर्म दिया गया और सही मीनिंग किसमें नहीं दिया गया वो हमको खोजना है यहाँ पर। तो DRM यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर का हिंदी है मंडल रेल प्रबंधक, ये हमारा सही टर्म दिया गया है। ड्राफ्ट मीन्स मसौदा या प्रारूप होता है, ये भी हमारा सही है। चार्जशीट मतलब हमारा आरोप पत्र होता है, ये भी सही है। जबकि रेलवे कोच का मतलब हमारा रेलवे कोच होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा रेलगाड़ी दिया गया जो कि गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ LHB कप कोच ओवर CBC, यानी CBC टू CBC डिस्टेंस यहाँ पूछा गया। जैसे अगर बात करें हम यहाँ पर LHB कोच ले लिए, यहाँ पर 2 तरह के डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। जैसे एक यहाँ पर हमारा CBC हो गया, तो एक हमारा बॉडी टू बॉडी का डिस्टेंस होता है जिसे हम लेंथ ओवर बॉडी बोलते हैं। तो लेंथ ओवर बॉडी हमारा 23,540 mm होता है। और लेंथ ओवर कपलर की बात करें जो CBC टू CBC होता है हमारा, उसे हम LOC के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा 24,000 mm होता है।
तो हमारा यहाँ पर लेंथ आवर कपलर पूछा गया है, CBC2 CBC डिस्टेंस पूछा गया है, तो 24,000 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन अल्को WDM3A लोको OST इज माउंटेड ऑन। जो हमारा अल्को WDM3A लोको होता है उसमें OST कहाँ माउंट होता है वो पूछे गए यहाँ पर। तो OST की अगर बात करें तो OST जो माउंट होता है वो कैम सॉफ्ट के ऊपर माउंट होता है, कैम सॉफ्ट के ऊपर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, चूज द फ्लोइंग स्टॉक हैविंग लोएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ राइट इंडेक्स एमॉन्ग्स्ट गिवन ऑप्शन। यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे कम न्यूमेरिकल वैल्यू वाले राइटिंग इंडेक्स पूछे गए हैं कि कौन से रोलिंग स्टॉक के पास होता है। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ICF, LHV, BLC और बॉक्सन HS। तो बात करें हम अगर LHV कोच की तो इसका राइटिंग इंडेक्स हमारा 2.5 से लेकर 2.75 के बीच होता है, ठीक। ICF कोच की अगर बात करें तो ICF कोच का हमारा राइडिंग इंडेक्स जो होता है वह 3.25 से लेकर 3.5 के बीच होता है। साथ ही साथ हम बैगन की अगर बात करें तो बैगन का राइडिंग इंडेक्स की अगर बात करें तो यह 4.25 से लेकर 4.5 तक होता है। और लोगों की अगर बात करें तो लोगों का राइडिंग इंडेक्स हमारा 3.75 से लेकर 4 के बीच होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम हमारा LHV कोच का है जो कि 2.5 है। तो हमारा इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी LHV कोच का सही उत्तर हो जाएगा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू राइडिंग इंडेक्स के मामले में सबसे कम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी हमारा राइडिंग इंडेक्स न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम होता है उसमें हमारा पैसेंजर को कंफर्टनेस सबसे ज़्यादा महसूस होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टियर वेट ऑफ रेलवे वैगन इज। रेलवे वैगन का टियर वेट वजन से तात्पर्य क्या होता है? तो टियर वेट से तात्पर्य होता है हमारा वेट ऑफ वैगन इन एम्प्टी कंडीशन, यानी खाली वैगन्स का जो वेट होता है वो हमारा टियर वेट कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे वर्कशॉप द टर्म प्रोफार्मा ऑन कॉस्ट डज नॉट कंप्राइज। मिस रेलवे वर्कशॉप के संदर्भ में निम्नलिखित में से परफॉर्मा ऑन कॉस्ट में शामिल नहीं है। तो परफॉर्मा ऑन कॉस्ट की अगर बात करें तो परफॉर्मा ऑन कॉस्ट एक तरह से इनडायरेक्ट चार्जेज होता है जो कि उस प्रकार के ऑल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है जो हमारा रेलवे वर्कशॉप के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किए जाते, लेकिन उसके कमर्शियल के रूप में, कमर्शियल कॉस्टिंग के रूप में हमारा इंक्लूड किया जाता है। तो उस टर्म में हमारा परफॉर्मा ऑन कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें परफॉर्मा ऑन कॉस्ट के अंतर्गत हम तो जनरल सुपरिटेंडेंस डिप्रेसिएशंस और चार्जेज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्किंग एक्सपेंसेस ऑफ द रेलवे, यानी उस प्रकार के चार्जेज जो हमारा रेलवे के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किए जाते, ये सारे हमारा परफॉर्मा ऑन कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जनरल सुपरिटेंडेंस डिप्रेसिएशन और चार्जेज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्किंग एक्सपेंसेस ऑफ द रेलवे, तीनों हमारा परफॉर्मा ऑन कॉस्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। परफॉर्मा ऑन कॉस्ट का मतलब हमारा होता है इनडायरेक्ट चार्जेस से होता है, यानी डायरेक्ट चार्जेस से नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन हमारा डायरेक्ट लेबर दिया गया जो डायरेक्ट के रिलेटेड है, तो यहाँ पर चौथा हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी इस प्रकार अकॉर्डिंग टू प्रश्न हमारा परफॉर्मा ऑन कॉस्ट में कौन शामिल नहीं है, तो डायरेक्ट लेबर को हमारा शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द
पीरियोडिसिटी ऑफ सॉफ्ट शेड्यूल 2 इन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच के अंतर्गत सॉफ्ट शेड्यूल 2 कितने अंतराल पर कराए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एलएचबी कोच की अगर सॉफ्ट शेड्यूल 2 की बात करें तो यहाँ पर सारे हम देख लेते हैं। SS1 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 1 जो कराए जाते हैं वह 18 मंथ या 6 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर कराया जाता है, जबकि SS2 जो होता है वह 3 इयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी हो उस बेसिस पर कराए जाते हैं, जबकि SS3 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 3 जो होता है वह 6 इयर्स या 24 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे सॉफ्ट शेड्यूल 2 पूछा गया था, तो 3 इयर्स या 12 लाख किलोमीटर, 3 इयर्स को आप 36 मंथ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो सॉफ्ट शेड्यूल 2 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर विच इज अर्लियर। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर अर्लियर और लेटर शब्द से आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी कैंडिडेट के द्वारा जल्दीबाजी में ऑप्शंस आगे नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे यहाँ पर बी और सी ऑप्शंस को आप ध्यान से केयरफुली पढ़ें पहले अटेम्प्ट करने से पहले। तो यहाँ पर हमें जो भी पहले हो उस बेसिस पर बोला गया है, तो 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर विच इज ईयरलियर उस बेसिस पर हमारा सॉफ्ट शेड्यूल 2 कराए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए मैकेनिकल डिपार्टमेंट एट डिविजनल रेलवे इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मिस जो निम्न में से किसके लिए मंडल स्तर पर यांत्रिक विभाग सीधे तौर पर जिम्मेवार होते हैं। तो जब भी हमारा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, डीलमेंट वगैरह वैगन या कोचेज के होता है, तो उस दौरान हमारा रेस्क्यू, रिलीफ और रिस्टोरेशंस यानी बचाव, राहत और रिस्टोरेशंस का कार्य डायरेक्टली रूप से डिविजनल रेलवे में हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट जिम्मेवार होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच ऑफ फ्लोइंग इज ट्रू फॉर शंटिंग ऑफ द टैंक वैगन अंडर लोडिंग अनलोडिंग। शंटिंग इज सच कंडीशन इज, जब लोडिंग अनलोडिंग कंडीशन के समय टैंक वैगन की शंटिंग के बारे में क्या सत्य है, इन परिस्थिति में शंटिंग होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ड्यूरिंग लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान हमारा जो BTPN वैगन होते हैं, टैंक वैगन, उसकी शंटिंग पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, यानी पूरी तरह से वर्जित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्राइमर एप्लीकेशन इज पेंटिंग सिस्टम ऑफ कोचेज एंड वैगन्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोच और वैगन की पेंटिंग प्रणाली में प्राइमर अनुप्रयोग का प्राथमिक कार्य है। तो जो हमारा कोचेज या वैगन्स पर जो पेंटिंग सिस्टम यूज किया जाता है उसके प्राइमरी फंक्शंस के अंतर्गत जो प्राइमर एप्लीकेशंस होते हैं, प्राइमर एप्लीकेशन, उसका कार्य होता है, मेन फंक्शंस होता है कि कोरोजन्स प्रिवेंशन किया जाए और बेस मेटल्स की। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो बेस मेटल है उसको संक्षारण यानी कोरोजन्स प्रिवेंशन किया जाए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ड्यूरिंग लीकेज टेस्ट ऑफ अ कोच द ड्रॉप इन BP एंड P प्रेशर शुड नॉट एक्सीड। यानी जब एक कोच के लीकेज टेस्ट के दौरान BP यानी ब्रेक पाइप और फीड पाइप के दबाव में गिरावट निम्नलिखित में से कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कोच के लिए कंडीशन होता है जो लीकेज टेस्ट का होता है वो हमारा 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद वैगन के लिए यह कंडीशंस हमारा जो होता है वो 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोचिंग के लिए हमारा 0.2 और वैगन के लिए 0.25 पर मिनट से ज़्यादा लीकेज रेट एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमसे कोचेस से पूछा गया है
तो कोच के लिए हमारा 0.2 है, जो कि ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन केस ऑफ रेलवे एक्सीडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रोलिंग स्टॉक पैरामीटर इज नॉट मैंडेटरी टू बी मेजर्ड एट साइट। रेल दुर्घटना के केस में निम्नलिखित में से किस रोलिंग स्टॉक पैरामीटर्स को साइट पर मापना अनिवार्य नहीं है। तो साइट पर यहाँ पर मेजरमेंट के लिए बोला गया है, तो साइट के अंतर्गत हमारा जो मेजरमेंट नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो बोगी क्लियरेंस, तो बोगी क्लियरेंस को यहाँ पर मेजर किया जाता है। व्हील डायमीटर्स को भी मेजर किया जाता है हमारा। और व्हील गेज की अगर बात करें तो व्हील गेज को भी यहाँ पर हमारा एम्प्टी कंडीशन यानी बाहर निकालने के बाद मेजर किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर नॉन ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे भी पैरामीटर्स है जिसको हम मेजर करते हैं जब भी डिलीमेंट के अंतर्गत हमारा वैगन्स होता है एक्सीडेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एज अमेंडेड 1967। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज राजभाषा अधिनियम 1963 जिसे संशोधित किया गया था 1967 में कि धारा 3 के अंतर्गत शामिल नहीं है। चूँकि यहाँ पर बात करें तो जो सेक्शन 33 1963 के जो एक्ट है उसके अंतर्गत टोटल हमारा 14 डॉक्यूमेंट के बारे में बताए गए हैं, यानी इसके अंतर्गत टोटल 14 डॉक्यूमेंट होते हैं धारा 3 के अंतर्गत, जिसको जारी करते समय बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी फॉर्म दोनों में जारी किया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसमें जो साइनिंग अथॉरिटी होता है उसकी जिम्मेवारी होती है कि इसको जो भी दस्तावेज जो 14 डॉक्यूमेंट है वो जारी हो, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में जारी होना चाहिए, जिसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया था। बात करें इसमें 14 डॉक्यूमेंट की तो पहला डॉक्यूमेंट हमारा रिजोल्यूशंस, जनरल ऑर्डर्स, रूल्स, नोटिफिकेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स, प्रेस कम्युनिक्स, पेपर्स टू बी लेड बिफोर अ हाउस और बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, लाइसेंसेज, परमिट्स, नोटिस, फॉर्म्स ऑफ टेंडर इशूड और रिजर्वेशन चार्ट्स। इस सारे जो हमारे 14 डॉक्यूमेंट्स हैं इसके ऊपर हमारा हिंदी और अंग्रेजी में जारी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो रिजोल्यूशंस, प्रेस रिलीज और एग्रीमेंट तीनों हमारा आ रहे हैं 14 डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, जबकि टेक्निकल बुक हमारा 14 डॉक्यूमेंट के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको 14 डॉक्यूमेंट के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाइल क्लासिफाइंग रेलवे एक्सीडेंट फायर इन ट्रेन इज क्लासिफाइड एज व्हाट कैटेगरी ऑफ एक्सीडेंट, यानी रेल दुर्घटनाओं को वर्गीकृत करने में रेलगाड़ी में आग लगने की दुर्घटना को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर बात करें तो रेलवे एक्सीडेंट के टाइप से रिलेटेड यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें तो टोटल रेलवे एक्सीडेंट के अंतर्गत मैनुअल के अंतर्गत टोटल 16 टाइप्स के रेलवे एक्सीडेंट के बारे में बताए गए हैं, जो कि ए से लेकर आर तक होते हैं और आई एंड ओ को एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है। ए टू आर में अगर बात करें तो ए हमारा कोलिजन से रिलेटेड होता है, बी हमारा फायर इन ट्रेन से अंतर्गत होता है, सी हमारा लेवल क्रॉसिंग, डी डिलमेंट से होता है, ई हमारा अदर देन एक्सीडेंट होता है, यानी अदर टाइप्स के जो एक्सीडेंट होते हैं उसको शामिल किया गया है ई के अंतर्गत। जबकि 5F होता है जो हमारा वो हमारा एवर्टेड कोलिजन्स, जी हमारा ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, एच हमारा ट्रेन पासिंग एट डेंजर्स, जी हमारा फेलियर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक, की हमारा होता है फेलियर ऑफ परमानेंट बे जो हमारा इंजीनियरिंग रिलेटेड होता है उसको हमारा फेलियर्स के टाइप्स के एक्सीडेंट के अंतर्गत शामिल किया गया है। जबकि एल के अंतर्गत फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एम के अंतर्गत फेलियर ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस को शामिल किया गया है। जबकि एन को हमारा ट्रेन,
ब्रीचिंग के अंतर्गत रखा गया है। पी के अंतर्गत हमारा जो कैजुअलिटीज़ होते हैं मेडिकल से रिलेटेड उसको शामिल किया गया है। क्यू को अदर इंसिडेंट्स से रिलेटेड है। और आर के अंतर्गत हमारा मिसलेनियस एक्सीडेंट को शामिल किया गया है। टोटल हमारा 16 टाइप्स के एक्सीडेंट होते हैं रेलवे के अंतर्गत, जिसमें हमारा फायर एंड ट्रेन की अगर बात करें तो B1 से लेकर B7 तक वर्णित किया गया है, जिसमें अलग अलग टाइप्स के फायर एंड ट्रेन्स को भी वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा D सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर सी क्लास ओडीसी शैल बी मूव्ड ड्यूरिंग, यानी सी क्लास ओडीसी का डैश के दौरान चलाया जाता है। तो सी क्लास ओडीसी की बात ओडीसी की यहाँ पर बात करें तो ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट से रिलेटेड होता है, जिसमें हमारा ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास 3 टाइप्स के हमारा ओडीसी मूवमेंट कराए जाते हैं। ए क्लास को दिन या रात किसी भी दौरान हम मूवमेंट करा सकते हैं। बी टाइप्स के जो हमारा होता है उसको डे के अंतर्गत तो हम चला सकते हैं, नाइट के अंतर्गत हमारा स्कॉटिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि सी क्लास ओडीसी को केवल दिन के उजाले के अंतर्गत ही चलाया जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो डे लाइट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चर, यानी किसी पदार्थ का वह गुण उसे ऊर्जा को अवशोषित करने और बिना फ्रैक्चर्स के प्लास्टिक रूप में डिफॉर्म होने का सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब एनर्जी और डिफॉर्म हो जाता है विदाउट फ्रैक्चर्स को, तो उसको हम टफनेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं एट व्हाट वोल्टेज डज द बैटरी इन रेलवे कोचेस सप्लाई पावर्स, यानी जो रेलवे के अंतर्गत जो बैटरी होते हैं वो पावर जो सप्लाई करते हैं वो 110 वोल्ट्स जो डीसी होता है उसके सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं इन जीई डिजाइन डीजल लोको WDG 4G एयर कंप्रेसर इज ड्राइवन बाई, यानी जो जीई डिजाइन के डीजल लोकोमोटिव जो हुए WDG 4G उसमें एयर कंप्रेसर डैश के द्वारा संचालित होते हैं। तो एयर कंप्रेसर की अगर बात करें तो वह AC मोटर के द्वारा इसका एयर कंप्रेसर का संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ ATL इन BLC वैगन, यानी जो BLC कंटेनर वैगन है उसमें ATL का फुल फॉर्म होता है हमारा ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी बात करें तो BLC वैगन में 08 पर BLC वैगन में हमारा 8 ATL का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हमारा जो मेंटेनेंस होता है और G100 के अंतर्गत इसका मेंटेनेंस किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अमॉन्गस्ट फॉलोइंग हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, यानी सेंट्रल हिंदी कमेटी के चेयरपर्सन कौन होते हैं अध्यक्ष। तो सेंट्रल हिंदी कमेटी के अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ से अगर आपसे पूछा जाता पार्लियामेंट्री यानी संसदीय समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाता तो होम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होते। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक कैन डिटेक्ट सरफेस डिफेक्ट्स, निम्नलिखित में से कौन सी गैर विनाशकारी परीक्षण तकनीक उपसतह यानी सब सरफेस के दोषों का पता लगाता है। तो इसमें अगर बात करें तो जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक है
जो कि सब सरफेस डिटेक्ट को पकड़ता है। वो हमारा बात करें तो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन टेस्ट होता है, MPIT। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं NGM और HHP लोको, यानी GM और HHP लोको के अंतर्गत जो टर्म है फ्यूल डाइल्यूशंस, उसका अर्थ क्या होता है। तो फ्यूल डाइल्यूशंस की अगर बात करें तो मिक्सिंग ऑफ फ्यूल ऑयल इन द लुब्रिकेशन ऑयल, यानी जो फ्यूल ऑयल है उसको लुब्रिकेशन ऑयल्स में जब हम मिक्स करते हैं लूब ऑयल में, तो हमारा फ्यूल डाइल्यूशंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 एज अमेंडेड इन 1987, 2007 और 2011 सेलेक्ट द स्टेट विच कम्स अंडर बी रीजन्स फ्रॉम द फ्लोइंग। इस राजभाषा नियम 1976 जिसका संशोधन 1987, 2007 और 2011 में किया गया था कि ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य का चयन करें। तो जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो 1976 है उसके अंतर्गत जो बी रीजन्स है उसके अंतर्गत हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब 3 स्टेट्स आते हैं जिसको हमारा बी रीजन के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है। टोटल हमारा ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन होते हैं, जिसमें हमारा केवल 3 स्टेट्स को ही हमको बी रीजन के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर बात करें तो गुजरात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि बी रीजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नाइट्राइल रबर यानी NBL यानी नाइट्राइल ब्यूटाडीन, जो NBL का यहाँ पर अर्थ पूछा जाए तो नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर होता है। इज बेस्ट सुटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। मिस जो नाइट्राइल रबर होते हैं उसके निम्न से किस परिस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त सर्कमस्टेंसेस की अगर बात करें तो जो हमारा नाइट्राइल रबर होता है वो हमारा वाइल से रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध करते हैं। तो यहाँ पर हम वाइल रेसिस्टेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हमारा इन बीच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड इज नॉट गिवेन। तो सैंक्शन का मतलब हमारा स्वीकृत होता है, जो कि हमारा अनुमोदित दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सीधे पहला हो जाएगा। आगे हम देखें अगर तो एडिशनल जनरल मैनेजर मिस अपर प्रबंधक सही है, हमारा प्रपोज मिस प्रस्तावित सही है, और मेमोरेंडम मिस ज्ञापन, ये भी तीनों हमारा सही है। लेकिन सैंक्शन का अर्थ हमारा होता है स्वीकृत, अनुमोदित नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच कैश अवार्ड स्कीम इज अप्लीकेबल फॉर राइटिंग ओरिजिनल बुक इन हिंदी ऑन टेक्निकल रेलवे सब्जेक्ट। यानी तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए कौन सी तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना चल रहे हैं भारतीय रेलवे के अंतर्गत। तो बात करें अगर यहाँ पर तो यहाँ पर टेक्निकल बुक्स में हिंदी में लिखने के लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है हमारा लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड दिया जाता है, जो कि टेक्निकल बुक्स होते हैं और हिंदी में लिखा जाता है ओरिजिनल रूप से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम तो जो मुंशी प्रेमचंद है यानी प्रेमचंद जो अवार्ड दिया जाता है वो नोबेल या स्टोरी लिखने के लिए यानी स्टोरी बुक के लिए दिया जाता है। जबकि मैथिली शरण गुप्त जो अवार्ड है वो दिया जाता है पोएम यानी कविता लिखने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। जबकि टेक्निकल क्षेत्र में यह लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड स्कीम को लागू किया गया है।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट ऑफ गुड्स वैगन इन लोडेड कंडीशन इज। मीन्स लोडेड परिस्थिति में माल वैगन्स की बफर ऊंचाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, यानी मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट लोडेड कंडीशन में पूछा गया है। तो बात करें बफर हाइट की तो 1105 mm मैक्सिमम होता है, जो कि एम्प्टी कंडीशन में होता है, और एम्प्टी कंडीशन में ही 1090 होता है मिनिमम, जो कि एम्प्टी कंडीशन में होता है। वहीं अगर बात करें 1030 जो कि मिनिमम होता है और लोडेड कंडीशन में होता है, तो यहाँ पर 1030 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर लोडेड कंडीशन और मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, अलाउंसेज फॉर इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस इन ट्रेन रनिंग इज मेंशन इन। मीन्स जो ट्रेन ऑपरेशंस में इंजीनियरिंग प्रतिबंधों के लिए अलाउंसेज निम्नलिखित में से कहाँ में उल्लेखित किया गया है। तो बात करें यहाँ पर इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस की अलाउंसेज के लिए, वो जो मेंशन किया गया है वो वर्किंग टाइम टेबल में यानी WTT में यानी वर्किंग टाइम टेबल में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन ICF कोच द वर्टिकल लोड ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोच टू बोगी थ्रू। यानी ICF कोच के अंतर्गत वर्टिकल लोड को कोच से बोगी में किसके द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें हमारा साइड बैरियर के माध्यम से या जो वर्टिकल लोड होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन रेफरेंस टू रेलवे एक्सीडेंट गोल्डन आवर इज द फर्स्ट आवर आफ्टर द एक्सीडेंट टेक प्लेस। यानी जो एक्सीडेंट होता है उसके पहले 1 घंटे होते हैं वो रेलवे एक्सीडेंट या गोल्डन आवर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सीधे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी दुर्घटना होने के 1 घंटे के अंतर्गत जो भी एक्सीडेंट होता है वो उसको हम गोल्डन आवर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एट द टाइम ऑफ व्हील चेंजिंग इन सिक लाइन वर्कशॉप्स द वेरिएशन इन ट्रेड डायमीटर शुड नॉट एक्सीड द परमिसिबल मैक्सिमम लिमिट्स ऑन सेम कोच इन ब्रॉडगेज कोचिंग स्टॉक। जब भी हम सिक लाइन्स या वर्कशॉप में व्हील चेंज करते हैं तो उसमें जो परमिसिबल ट्रेड डायमीटर होता है हमारा मैक्सिमम लिमिट्स सेम कोच के अंतर्गत कितना होना चाहिए कोचिंग स्टॉक के अंतर्गत। तो कोचिंग स्टॉक के अंतर्गत अगर बात करें तो कोच के अंतर्गत जो हमारा व्हील डायमीटर्स के परमिसिबल वेरिएशन जो होते हैं वो सेम एक्सल की अगर बात करें तो 0.5 mm, सेम बोगी के लिए हमारा कोच के अंतर्गत 5 mm और सेम कोच के अंतर्गत हमारा यह 13 mm होता है। यानी सेम एक्सल पर 0.5, सेम बोगी में 0.5 mm सिर्फ, और कोच के अंतर्गत 13 mm तक हमारा अवेलेबल होते हैं व्हील डायमीटर्स के वेरिएशन में। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था सेम कोच के अंतर्गत, तो 13 mm यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो नॉन ऑफ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर अगर ऑप्शन होता तो 13 mm इसका सही उत्तर होता। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 इशूड बाय द इंडियन रेलवे सेफ्टी डायरेक्टरेट कंटेंस गाइडलाइंस रिलेटेड टू। इस भारतीय रेलवे की सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी ज्ञापन प्रबंधन योजना 2019 में निम्नलिखित में संबंधित दिशा निर्देश शामिल है। तो दिशा निर्देश की अगर बात करें, जो डिजास्टर मैनेजमेंट 2019 में रूल लागू प्लान जारी किया गया था उसके अंतर्गत फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, मैन मेड्स डिजास्टर लाइक टेररिज्म etc इस सारे को शामिल किया गया है। क्राउड मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ RPF इन क्राउड कंट्रोल
इसको भी शामिल किया गया और ट्रेन एक्सीडेंट को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वन वर्किंग टाइम टेबल इज इशूड ईच डैश यूनिट वाइज। निम्नलिखित में से जो प्रत्येक डैश के लिए एक वर्किंग टाइम टेबल जारी किया जाता है। चूँकि हमारा जो रेलवे है वह जोन बाई डिवाइडेड किया गया है। तो जोन, हर जोनल स्तर पर हमारा एक चेयरपर्सन के रूप में हमारा जीएम यानी जनरल मैनेजर्स को रखा गया है, जो डायरेक्ट रूप से सीआरबी यानी सीईओ रेलवे बोर्ड को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो हर जोन वाइज हमको एक टाइम टेबल मेंटेन करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जोन वाइज इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वन टाइम टेबल इज इशूड ईच जोन वाइज यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, इन 4 स्टॉक डीजल इंजन बोथ वाल्व्स इनलेट वाल्व्स एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। यानी जो 4 स्टॉक डीजल इंजन्स में होते हैं उसके दोनों वाल्व्स इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों को किस प्रक्रिया के दौरान बंद रखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पावर स्ट्रोक के दौरान हम बंद रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी संविधान के अंतर्गत वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने भाषाओं को शामिल किया गया है। तो टोटल वर्तमान में 22 भाषाओं को संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें हमारा एक फॉरेन लैंग्वेज को भी शामिल किया गया है जो कि है हमारा नेपाली। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द ब्रेक पावर्स ऑफ क्लोज सर्किट रेक फ्रॉम नोडल पॉइंट्स। यानी होम डिपोट्स जहाँ पर होता है वहाँ पर हमारा क्लोज सर्किट के लिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए वो पूछा गया है। तो ब्रेक पावर परसेंटेज क्लोज सर्किट के लिए अगर देखा जाए तो नोडल पॉइंट यानी होम डिपोट पर वह 100% होता है, जो कि इन रोड में जाकर यह 90% हो जाता है। इसके लिए येलो कलर्स की बीपीसी इशू किए जाते हैं और इसकी वैलिडिटी 30+5 डेज की होती है और इसकी एग्जामिनेशन के लिए 100 मैन आवर्स पर रे की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ टर्म जिसको आप सारे को याद रखें, इससे कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर हमसे सिर्फ नोडल पॉइंट से ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया जो कि 100% होता है शुरुआती स्टेशन पर, जहाँ से हमारा बीपीसी इशू किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 100% क्लोज सर्किट के लिए। नेक्स्ट, इससे जो प्रीमियम रेक्स होते हैं उससे रिलेटेड हमारा ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा गया है, जो इसकी वैलिडिटी है उस कितने दिनों को होती है वो पूछे गए हैं यहाँ पर। तो प्रीमियम के लिए अगर बात करें तो प्रीमियम के लिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो होम स्टेशन पर 95% होता है। इसके लिए बीपीसी ग्रीन कलर के पेपर्स पर यूज किए जाते हैं और इसकी वैधता जो होता है वो 12+3 दिन की वैलिडिटी होते हैं। साथ ही साथ इसकी एग्जामिनेशन के लिए 75 मैन पर आवर्स की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर आपसे सिर्फ वैलिडिटी पूछा गया था, तो 12+3 डेज सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, बी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डीजल लोको WDG4G 4500 हॉर्स पावर्स ऑफ जीई कंपनी इज फिटेड विथ। यानी जो जीई कंपनी के द्वारा बनाए गए WDG4G 4500 हॉर्स पावर वाले डीजल लोको के अंतर्गत सिलेंडर्स और स्ट्रोक पूछे गए कितने कितने होते हैं। ये स्ट्रोक से यहाँ पर हमारा इंजन टाइप्स का पता चलता है कि कितने टाइप्स हमारा किस प्रकार के टाइप्स के इंजन हैं और इसमें कितने प्रकार के ब्रेक, कितने टोटल्स नंबर्स में हमारा ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर
WDG 4G की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमारा जो इंजन टाइप होता है वह 4 स्ट्रोक होता है और 12 सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ड्यूरिंग डायनामिक ब्रेक ऑपरेशंस इन कन्वेंशनल अल्को लोकोमोटिव, यानी पारंपरिक अल्को लोकोमोटिव में डायनामिक ब्रेक ऑपरेशंस के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वह पूछे गए हैं। जो हमारा बात करें जो ऑल ट्रैक्शन मोटर्स के जो फील्ड्स होते हैं उसको सीरीज में रखना अनिवार्य होता है डायनामिक ब्रेक एप्लीकेशंस के दौरान कन्वेंशनल लोको के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे हम, तो फील्ड्स ऑफ ऑल ट्रैक्शन मोटर्स आर ब्रॉड इनटू सीरीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ERT मस्ट हैव 140 टन क्रेन्स इन इट्स कंपोजिशंस, यानी निम्नलिखित में से किस क्लास की ERT की संरचना में 140 टन क्रेन की होना आवश्यक है। तो 140 टन क्रेन की अगर बात करें तो वो हमारा ए क्लास ERT के अंतर्गत आवश्यक होता है लगाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन अ रेलवे वर्कशॉप अंडर CLW पैटर्न्स इंसेंटिव स्कीम इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर्स आर चार्ज इंसेंटिव एट द रेट ऑफ। तो यहाँ पर बात करें अगर तो चित्ररंजन लोकोमोटिव पैटर्न्स के अनुसार जो इंसेंटिव स्कीम दिया जाता है इसेंशियल इनडायरेक्ट वर्कर्स यानी EIW वर्कर जो होते हैं उसको कितने परसेंट डायरेक्ट वर्कर के मुकाबले दिया जाता है, तो वो 80% ऑफ डायरेक्ट वर्कर होता है इंसेंटिव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इन कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक अल्को लोको फिटेड विद डायनामिक ब्रेक द करेंट जनरेटेड ड्यूरिंग डायनामिक ब्रेकिंग इज, यानी डायनामिक ब्रेक में युक्त पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक अल्को लोको में डायनामिक ब्रेकिंग के दौरान उत्पन्न करंट डैश होता है। जो डैश करंट उत्पन्न होते हैं इसके अंतर्गत उसकी अगर बात करें अगर तो वो सारे जो हीट के डिसिपेट करते हैं उस तरह का होता है यहाँ पर। तो डिसिपेटेड एज हीट इन रेसिस्टर्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि कन्वेंशनल लोको जो डीजल इलेक्ट्रिक लोको होते हैं जो डायनामिक ब्रेक्स के साथ लगे होते हैं उसके अंतर्गत जो करंट जनरेट होता है ब्रेकिंग के दौरान वो डिसिपेटेड हीटेड इन रेसिस्टर्स के रूप से होते हैं, यानी जो गर्मी के रूप में विकृत भी हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं कि सेट ऑफ 5th एंड 6th डिजिट्स इन, यहाँ पर 11 होना चाहिए क्योंकि बैगन जो होता है हमारा बैगन नंबरिंग सिस्टम वो 11 डिजिट्स के होते हैं। तो उसमें नंबरिंग सिस्टम पूछेगी जिसमें 5वां और 6ठे स्थान पर जो डिजिट्स दिए गए हैं उसका मतलब क्या होता है। तो बात करें यहाँ पर तो जो बैगन नंबरिंग सिस्टम है वो हमारा 11 डिजिट का होता है, जिसमें पहला और दूसरा जो हमारा है वो टाइप्स ऑफ बैगन को निर्देश करता है। जो तीसरा और चौथा स्थान है हमारा डिजिट्स है वो रेलवे को दर्शाता है कि वो NCR का है या WCR या WR का है, यानी किस जोन के रही है बैगन से। 5वां और 6ठे अंक है जो वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर्स को दर्शाते हैं। अगर 2019 को अगर बैगन का मैन्युफैक्चर हुआ हो तो इसके लिए कोड हमारा 19 हो जाएंगे। फिर 7 से लेकर 7, 8, 9, 10 जो 4 अंक होते हैं वह इसके सीरियल नंबर्स को दर्शाते हैं और 11 जो लास्ट डिजिट्स होता है वह चेक डिजिट्स को दर्शाता है, जिसके मदद से हम बैगन नंबर्स के करेक्शंस यानी सही होने का प्राथमिकता देते हैं कि ये बैगन नंबर सही है या गलत है। तो यहाँ पर हमसे 5वां और 6ठा डिजिट्स पूछा गया था जो कि हमारा मैन्युफैक्चर ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर्स।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, लिमिट्स ऑफ मैक्सिमम वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन रेलवे वर्कशॉप आर इम्पोज्ड बाई। जो वर्कशॉप कारखाने के अंतर्गत कार्यरत जो कर्मचारी या श्रमिक होते हैं उसके अंतर्गत जो अधिकतम घंटे के कार्य के होते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो वह फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत जो फैक्ट्री अधिनियम 1948 है उसके द्वारा यह तय किया जाता है कि कितने घंटे अधिकतम वर्कशॉप के अंतर्गत कर्मचारी का काम करने का घंटे होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डीजल लोको WDG-6G, एक हमारा आपको पहले देखे होंगे कि 4G था और एक हमारा 6G है ऑफ GE कंपनी इज फिटेड विथ। तो यहाँ पर पहले अगर बात करें यहाँ पर WDG-6G का, तो इसमें हमारा इंजन टाइप जो प्रयोग किया जाता है वह इंजन टाइप्स हमारा 4 स्ट्रोक होता है विथ 16 सिलेंडर के साथ, यानी 16 सिलेंडर के साथ 4 स्ट्रोक होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता WDG-4G का, तो इसमें हमारा 12 सिलेंडर विथ 4 स्ट्रोक इंजन होता है। इसमें हमारा दोनों तरफ यानी डबल कैब की व्यवस्था की गई है ड्राइवर्स के लिए, जबकि इसमें हमारा सिंगल कैब ही व्यवस्था किया गया है 6G के अंतर्गत। तो ये सारे दोनों में डिफरेंस है। और इसकी अगर बात करें तो इसका हॉर्स पावर 6000 हॉर्स पावर का है, जबकि जो हमारा WDG-4G है इसकी हॉर्स पावर हमारा केवल 4500 हॉर्स पावर का है। तो ये सारे डिफरेंसेस है जिसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 16 सिलेंडर्स या 4 स्ट्रोक्स इंजन टाइप्स का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज मिंट बाई WFCZ-AC टाइप ICF कोच। जो ICF कोच है उसके अंतर्गत WFCZ-AC टाइप जो कोच होते हैं उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब है कि एयर कंडीशंस एग्जीक्यूटिव चेयर कार विथ EOG यानी इंड ऑन जनरेशंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, हाउ मच मिनिमम ब्रेक पावर्स इज मैंडेटरी फॉर मेन एक्सप्रेस ट्रेन्स आफ्टर एग्जामिनेशंस एट प्राइमरी डिपोट, यानी प्राइमरी डिपोट पर एग्जामिनेशंस के बाद जो मेल एक्सप्रेस के ट्रेन्स होते हैं उसके लिए मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होना चाहिए? तो वो 100% मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ GDR, यानी GDR के प्रिपरेशन में कौन सा जो हमारा ऑप्शन दिए गए वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी भाग नहीं लेते हैं प्रिपरेशंस में। तो GDR का मतलब यहाँ पर हमारा होता है गार्ड, जिसे आप ट्रेन मैनेजर के नाम से जानते हैं, और डी मतलब यहाँ पर हमारा ड्राइवर से रिलेटेड टर्म है, यानी जब गार्ड और ड्राइवर मिलकर हमारा जो रिपोर्ट तैयार करते हैं ट्रेन्स की चलने से पहले, जब भी वैगन्स अनलोडिंग या लोडिंग होती है, तो जब BPC की वैधता समाप्त हो जाती है उसके बाद इसकी GDR कराए जाते हैं, या जब भी वैगन्स खाली या भरी हो लोडिंग हो उस कंडीशन में भी हमारा GDR कराए जाते हैं। तो उस दौरान हमारा गार्ड और ड्राइवर्स दोनों को पहले वैगन्स या कोचेज को निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद एक 3 कॉपी तैयार किए जाते हैं। तो इस दौरान हमारा गार्ड और ड्राइवर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें हमारा ASM यानी सहायक स्टेशन मास्टर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो BMBC एयर ब्रेक सिस्टम फिटेड इन वैगन्स में पूछा गया है। जो हमारा वैगन्स में यानी मालगाड़ी के अंतर्गत जो हमारा बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होते हैं उसमें हमारा किस प्रकार का सिस्टम होते हैं? तो इसमें हमारा बाई डायरेक्शनल
स्लैक एडजस्टमेंट इन बिल्ट इन ब्रेक सिलेंडर इटसेल्फ, यानी जो ब्रेक सिलेंडर होते हैं हमारा उसमें उसके अंतर्गत ही दोनों डायरेक्शंस में मूवमेंट करने के लिए हमारा स्लैक एडजस्टमेंट की व्यवस्था होती है, जिस कारण हमारा बाहर से एसएबी या कुछ प्रकार का कोई इक्विपमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम, जिसको हमारा मॉनिटर किया जाता है एपी यानी ऑटोमेटिक प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस के द्वारा, एम्प्टी और लोडेड कंडीशंस के द्वारा। और इसकी अगर बात करें बीएमबीएस में टोटल 2 ब्रेक सिलेंडर पर वैगन्स में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द मैंडेटरी पीरियोडिसिटी फॉर क्लीनिंग, इंस्पेक्टिंग और ग्रीसिंग ऑफ रोलर बियरिंग ऑफ आईसीएफ कोच, यानी आईसीएफ कोच के रोलर बियरिंग की सफाई, निरीक्षण और ग्रीसिंग निम्नलिखित में से किस अनुरक्षण के दौरान किया जाता है। आवश्यक होता है तो प्रत्येक पीओएच यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के दौरान ये सारे क्लीनिंग, इंस्पेक्टिंग और ग्रीसिंग किया जाता है रोलर बियरिंग्स का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इवरी पीओएच इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर विच अवार्ड स्कीम इज अप्लीकेबल फॉर राइटिंग स्टोरी, यानी राइटिंग स्टोरी के लिए जो कलेक्शन अवार्ड होते हैं नोबेल बुक्स राइटिंग और स्टोरी कलेक्शंस के लिए, तो इसमें हमारा मुंशी प्रेमचंद अवार्ड स्कीम रेलवे के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ बात करें तो मैथिली शरण गुप्त अवार्ड जो हमारा पोएम के लिए दिया जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड हमारा टेक्निकल बुक्स जो हिंदी में ओरिजिनल रूप से लिखा जाता है उसको दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसेंजर ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल, यानी जो हमारा यात्री शिकायत निवारण पोर्टल कौन सा है यहाँ पर, तो रेल मदद इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी रेल मदद के द्वारा हमारा रेल यात्री को सहायता प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत हमारा ग्रीवेंसेज पैसेंजर के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द टाइप ऑफ पेंटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर एक्सटर्नल पेंटिंग ऑफ एलएचबी कोच सेल इज, यानी एलएचबी कोच सेल की बाहरी पेंटिंग के लिए किस प्रकार की पेंटिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो बात करें यहाँ पर जो एलएचबी कोच है उसकी बाहरी सरफेस जो है उस पर पेंटिंग के लिए जो हमारा प्रयोग किया जाता है वो इपॉक्सी कम पोलो इरेथिन यानी पीयू टाइप्स के पेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि इपॉक्सी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, हाउ मेनी पिस्टन रिंग्स आर प्रोवाइडेड इन जीएम मॉडल WDP-4B डीजल लोकोमोटिव, यानी जो WDP-4B डीजल लोकोमोटिव्स के अंतर्गत कितने पिस्टन्स रिंग लगाए गए हैं, तो वो पूछे गए यहाँ पर। टोटल 6 की संख्या में रिंग्स लगे होते हैं, जिसमें हमारा 4 कंपनसेशन रिंग्स और 2 स्क्रैपर रिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर बात करिए ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, रेट ऑफ प्रेशर रिडक्शन इन बीपी ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ कोचिंग रेक्स, जब कोचिंग रेक्स की टेस्टिंग की जाती है तो उस दौरान जो हमारा इनसेंसिटिविटी टेस्ट यानी असंवेदनशीलता टेस्ट किया जाता है, यानी इनसेंसिटिविटी टेस्ट उसके दौरान हमारा प्रेशर रिडक्शन होता है वो कितने होता है ब्रेक पाइप के अंतर्गत। इनसेंसिटिविटी टेस्ट की अगर बात करें तो इस दौरान 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 60 सेकेंड तक गिराया जाता है, यानी 60 सेकेंड तक गिराया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा अगर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नाउ हाउ आर एसएससी पेड इंसेंटिव इन द CLW पैटर्न एलिजिबल एज तिरुपति पैटर्न्स ग्रुप्स इंसेंटिव स्कीम्स, यानी एसएससी को CLW यानी चित्तरंजन लोकोमोटिव पैटर्न्स
वर्कशॉप पैटर्न्स के अंतर्गत, साथ ही साथ तिरुपति पैटर्न्स ग्रुप्स के अंतर्गत इंसेंटिव स्कीम्स किस प्रकार दिया जाता है। तो जो इंसेंटिव दिया जाता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स को, वह दिया जाता है एट द रेट ऑफ 50% ऑफ बेसिक पे इन 7th CPC बट दोज ओनली गोट MSCP, यानी जो भी MSCP के द्वारा परमिट ये हुआ हो उसको ही केवल दिया जाता है, वो भी दिया जाता है बेसिक पे का 50% रेट पर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट मार्क्ड ऑन द इन फेस ऑफ ब्रॉडगेज कोच एक्सल्स। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना ब्रॉडगेज कोच एक्सल्स पर फेस पर अंकित नहीं होती है। तो यहाँ पर बात करें जो ब्रॉडगेज कोच एक्सल्स होती हैं उस पर यहाँ पर कौन सा मार्क इन फेस पर हमारा मार्क अंकित नहीं होता है इन्फॉर्मेशन। तो इसमें अगर बात करें तो साइन ऑफ अल्ट्रासोनिक का हमारा मेंशन होता है, एक्सेल सीरियल नंबर भी मेंशन होता है और एक्सेल ड्राइंग नंबर भी मेंशन होता है, जबकि व्हील कास्ट नंबर हमारा मेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो हाउ मच क्लियर मेंटेनेंस टाइम शुड बी गिवन एट प्राइमरी एंड फॉर ट्रेन्स रनिंग अंडर राउंड ट्रिप पैटर्न्स, यानी जो भी राउंड ट्रिप पैटर्न्स के तहत चलने वाली ट्रेनों के लिए प्राइमरी एंड पर कितना क्लियर मेंटेनेंस टाइम दिया जाना चाहिए। तो जो भी राउंड ट्रिप पैटर्न्स पर हमारा ट्रेन चलते हैं जैसे हमारा ICF LHB कोचेज वगैरह, जिसमें हमारा ICF के लिए 3500 किलोमीटर्स और LHB के लिए 4000 किलोमीटर्स होते हैं, यानी 4000 किलोमीटर। इसके लिए अगर बात करें तो टोटल 6 घंटे का हमारा टाइम पीरियड दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, 6 घंटे का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कूलिंग ऑफ वाटर इज डन बाय ईयर इन WDM3A लोकोमोटिव इन विच फ्लो ऑफ ईयर इज, यानी WDM3A लोकोमोटिव्स में हवा द्वारा पानी को ठंडा किया जाता है, जिसमें हवा के प्रवाह हेतु निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। तो जो WDM3A लोकोमोटिव्स होते हैं उसमें हवा को वाटर के जरिए ठंडा किया जाता है, हवा द्वारा पानी को ठंडा किया जाता है। तो उसमें हमारा इंड्यूस्ड टाइप्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं विच प्रोडक्शन यूनिट्स डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजियसली मेड ट्रेन सेट्स ऑफ इंडियन रेलवे, यानी जो भी ट्रेन सेट यानी ट्रेन 18 हमारा भारतीय रेलवे के अंतर्गत वंदे भारत एक्सप्रेस चल रहा है, उसकी पहली ट्रेन सेट्स इंडियन रेलवे के अंतर्गत कौन से प्रोडक्शन यूनिट्स के द्वारा डेवलप किया गया है। तो वह हमारा ICF के द्वारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के द्वारा इसको डेवलप किया गया, जिसकी अगर बात करें तो 10वां संस्करण हमारा अभी तक चल चुका है, 10 संस्करण। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो टाइप ऑफ बोगी इज इन BBZI वैगन्स, जो हमारा ब्रेक बान BBZI प्रयोग किया जाता है उसमें हमारा किस प्रकार के बोगी का प्रयोग किया जाता है वो पूछे गए हैं। तो टोटल हमारा बात करें अगर तो ICF बोगी का प्रयोग किया जाता है, इसमें 2 ICF बोगी का प्रयोग किया जाता है BBZI ब्रेक वान के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। BBZI के लिए बात करें तो BBZI के लिए हमारा ICF बोगी का प्रयोग किया जाता है, जबकि BBZC हमारा ब्रेक वान है वह 4 व्हीलर ब्रेक वान है, जो कि हमारा 4 चक्के पर ही माउंटेड होते हैं। जबकि एक हमारा BBCM जो कि नेट टर्म वाले हमारा उसमें हमारा कैसनव ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग USFD टेक्निक्स इज यूज्ड
फॉर स्कैनिंग द इंटायर लेंथ ऑफ द रेलवे एक्सल्स एट अ टाइम, यानी रेलवे एक्सल्स की पूरी लंबाई को एक ही बार में स्कैन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी USFD टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है, तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो USFD की अगर बात करें तो यह अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन डिवाइस जो टेक्निक्स होता है, जिसका प्रयोग अब बात करें तो एक्सल्स का फार एंड स्कैनिंग, यानी एक एक्सल से दूसरे एक्सल तक कोई भी क्रैक्स वगैरह हो उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी फार एंड टेक्निक स्कैनिंग टेक्निक की मदद से हमारा यह USFD यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इन 1 यूनिट ऑफ BLC वैगन। काफ़ी सिंपल प्रश्न यहाँ पर है कि एक यूनिट में हमारा दोनों यूनिट पर ए कार लगे होते हैं, बीच में हमारा 3 बी कार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछे गए हमसे कितने बी कार है, तो टोटल 3 बी कार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं एज पर IRCA पार्ट 3 एट द टाइम ऑफ व्हील चेंजिंग इन सिक लाइन वर्कशॉप द वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर शुड नॉट एक्सीड द परमिसिबल मैक्सिमम वेट्स ऑन सेम वैगन्स फॉर BLC वैगन। यानी इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन IRCA पार्ट 3 के अनुसार सिक लाइन्स कोच रिपेयर सेंटर के पहिया बदलने के समय BLC वैगन के लिए एक ही वैगन्स पर व्हील ट्रेड डायमीटर्स यानी व्यास में अंतर की अधिकतम अनुमेय सीमा कितनी होनी चाहिए। तो IRCA के अनुसार बात करें तो वैगन के लिए सेम एक्सल पर यह लिमिट 0.5 mm, सेम बोगी पर यह 13 mm और सेम वैगन पर 25 mm है। लेकिन यह टर्म्स ऑल टाइप ऑफ वैगन के लिए, जबकि ये BLC में अगर बात करें तो BLC में 0.5 mm और बोगी के लिए यह 5 mm ही केवल हो जाता है BLC के केस में, और सेम वैगन के BLC वैगन के केस में यह 13 mm तक ही मैक्सिमम एलिजिबल होते हैं एज पर IRCA पार्ट 3 के अनुसार BLC के केस में। तो यहाँ पर हमसे सेम वैगन BLC केस में पूछा गया जो कि 30 mm होना चाहिए, 13 mm। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है सिंस व्हेन सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी राजभाषा अधिनियम की धारा 3 कब से प्रभाव में आया है। तो यह 26 जनवरी 1965 को प्रभाव में आया था, जिसके अंतर्गत टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं, जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी करना अनिवार्य है, जिसकी साइनिंग अथॉरिटी जो साइन करते हैं उसकी जिम्मेवारी होती है कि इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विथ रेफरेंस टू ड्रिलमेंट इन्वेस्टिगेशन नडाल फार्मूला डिटेक्ट्स डेट द ड्रिलमेंट कॉफिशिएंट इज डिपेंडेंट अपॉन। जो नडाल फार्मूला होता है वो उसकी जांच के संदर्भ में फार्मूला के अनुसार ड्रिलमेंट गुणांक निम्न किस पर निर्भर करता है वह पूछे गए हैं। यहाँ पर जो नडाल फार्मूला होता है जिसका यूज हमारा ड्रिलमेंट इन्वेस्टिगेशन के तौर पर किया जाता है, जिसमें मदद लिया जाता है इस फार्मूले के, उसके जो ड्रिलमेंट कॉफिशिएंट है वो डिपेंड करता है फ्लैंज एंगल्स और कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस दोनों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इन GM लोको WDG4G क्रैंक केस वैक्यूम इज मेंटेन्ड बाई, यानी GM लोको WDG4 की क्रैंक केस वैक्यूम्स को डैश के द्वारा बनाए रखा जाता है। तो क्रैंक केस की अगर बात करें तो क्रैंक केस जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो वैक्यूम उसको यूज किया जाता है एडुकेटर्स या इजेक्टर ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर परमिसिबल मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्लैट सर्विस ऑन ट्रेड इन ब्रॉडगेज वैगन। जो ब्रॉडगेज वैगन में व्हील ट्रेड पर फ्लैट टायर की अधिकतम अनुमेय सीमा कितना होता है। तो यहाँ पर हमसे वैगन्स पर फ्लैट सर्विस पूछा गया है। तो वैगन के लिए अगर बात करें फ्लैट सर्विस की तो वह 60 mm और कोच और लोको के लिए 50 mm का फ्लैट सर्विस की लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ पर हमसे वैगन्स का पूछा गया तो ये 60 mm हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि किस ऑप्शन में हमारा 60 mm यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से हमारा सेकेंड सेक्शंस जो कि इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड 30 प्रश्न है उसको आगे जिक्र करेंगे, जो कि पार्ट बी के अंतर्गत यहाँ पर दिए गए हैं। जिसके अंतर्गत पहले प्रश्न पूछे गए यहाँ पर कि विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर फॉर कट इन पेंशन ऑफ अ रिटायर्ड रेलवे सर्वेंट अंडर D&AR 1968, यानी जो अनुशासन एवं अपील अधिनियम नियम जो है 1968 उसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन में कटौती करने का अधिकारी में सक्षम कौन होते हैं। तो इसके लिए सक्षम जो होते हैं वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो चाहे तो रिटायर रेलवे कर्मचारी को सेवानिवृत्त के बाद भी पेंशन में कटौती कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल इज डिजाइंड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू लीव अ रिकॉर्ड फॉर दियर एक्सपीरियंस वाइल इन सर्विस, यानी निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट या पोर्टल सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने अनुभवों को दर्ज करने के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पर बात करें कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है अनुभव, जिसको लॉन्च किया गया था तत्कालीन जो उस समय के जो प्रधानमंत्री यानी मार्च 2015 में इसको लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करिए तो बीच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट प्रश्न है विच नंबर्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड टू इशू अ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट्स अंडर रेलवे सर्वेंट D&AR रूल्स, यानी रेलवे कर्मचारी के अनुशासन अपील नियम 1968 के तहत दीर्घ दंड ज्ञापन के जारी करने के लिए किस प्रकार के स्टैंडर्ड मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें मेजर पेनाल्टी के लिए बात की गई है। तो मेजर पेनाल्टी के लिए SF 5 का यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें टोटल स्टैंडर्ड फॉर्म्स की तो SF 1 हमारा ऑर्डर ऑफ सस्पेंशंस, SF 2 हमारा डिम्ड सस्पेंशन, जो भी हमारा कोई कर्मचारी 48 आवर्स से अधिक पुलिस कस्टडी में होता है तो उसको उस पीरियड से जब से वह कस्टडी में गया हो उस दौरान से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसको हम डिम्ड सस्पेंशन के तौर पर जानते हैं। SF 3 हमारा सब्सिक्वेंट अलाउंस होता है यानी निर्वाह भत्ता, यानी कर्मचारी को सस्पेंडेड पीरियड में दिए जाने वाले निर्वाह यानी जो भत्ता दिया जाता है अलाउंसेज, उसको हम SF 3 के अंतर्गत दिए जाते हैं। SF 4 हमारा रिवोकेशंस ऑफ सस्पेंशन यानी निलंबन से बहाली होता है। SF 5 जो होता है वो चार्जशीट फॉर मेजर पेनाल्टी यानी मेजर पेनाल्टी के लिए चार्जशीट होता है। SF 6 हमारा रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशंस टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी किसी भी दस्तावेज को डिटेल इंस्पेक्शंस करने से हम परमिशन से मनाही करना होता है। SF 7 हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स। SF 8 हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स। SF 9 को हमारा डेट कर दिया गया है, जबकि SF 10 में हमारा अपॉइंटमेंट इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, जो हमारा समान कार्यवाही में जो अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं उसके लिए SF 10 का प्रयोग किया जाता है।
जबकि SF11 का प्रयोग हमारा माइनर पेनल्टी चार्जशीट के लिए यूज किया जाता है, यानी छोटी शास्ति के लिए। यहाँ पर बड़ी पेनाल्टी के लिए पूछा गया है, तो इससे 5 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बीच करेक्ट प्लान हेड फॉर RSP प्रपोजल्स, यानी RSP का मतलब यहाँ पर होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम से रिलेटेड है, जिसके लिए अगर प्लान हेड की अगर बात करें तो प्लान हेड 41 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। जबकि जो RS PH 16 यानी 16 है वो हमारा ट्रैफिक फैसिलिटी और यार्ड रीमॉडलिंग से रिलेटेड होता है। जबकि 42 जो है वो वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स के जो भी हमारा काम्स होते हैं उसको प्लान हेड 42 के अंतर्गत रखा गया है। जबकि हमारा प्लान हेड 33 यानी 33 के अंतर्गत हमारा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस वर्क्स को अंतर्गत इसके अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन स्टैंडर्ड्स और कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय औचित्य के मानकों और सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो इसमें अगर बात करें जो कैनन्स स्टैंडर्ड कैनन्स होते हैं और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के उसमें शामिल नहीं है। तो इसमें पहला अगर बात करें तो द एक्सपेंडिचर्स शुड नॉट प्राइमा फेसिया बी मोर देन द ओकेजन्स डिमांड्स, जो कोई भी डिमांड से ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर नहीं होनी चाहिए, इसको शामिल किया गया है। एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू exercise the same vigilance in respect of expenditures incurred from the public monies as a persons of ordinary prudence would exercise in the respect of expenditures of in own money। मानी कोई भी जो ऑफिसर्स वगैरह है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि कोई भी पैसे या खर्चे वगैरह किए जाए उसको अपने पैसे की तरह यानी सार्वजनिक धन किए गए व्यय के संबंध में उतनी ही सतर्कता बरतेगा जितनी वह समान विवेक पर अपने धन को खर्च करने के दौरान करता है। तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। थर्ड यहाँ पर बताया गया है एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम पब्लिक मनी शुड नॉट बी इनक्योर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और सेक्शन ऑफ द पीपुल्स, यानी सार्वजनिक धन को से व्यय में किसी व्यक्ति विशेष या लोगों को एक वर्ग के लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए, यानी एक कोई विशेष वर्ग या व्यक्ति के लिए हम धन को खर्च नहीं कर सकते, इसको भी शामिल किया गया है। जबकि पब्लिक मनी शुड बी स्पेंड थ्रू अ डिजिटल मोड ओनली, इसको शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर इंक्लूडेड इन अ प्लान हेड 16, यानी प्लान 1600 के अंतर्गत हमारा किस प्रकार के वर्क्स को इंक्लूड किया गया है। तो 16 के 100 की अगर बात करें तो इसमें ट्रैफिक फैसिलिटीज यार्ड रीमॉडलिंग वर्क्स को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस वेबसाइट इज यूज्ड फॉर इशूइंग प्रिविलेज पास टू रेलवे एम्प्लॉयज, यानी रेलवे कर्मचारी को सुविधा पास जारी करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन या वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है। तो सुविधा पास के लिए अगर बात करें तो HRMS का प्रयोग रेलवे कर्मचारी के द्वारा किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके मदद से हमारा सुविधा पास इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द RTI एक्ट गिव्स राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्लोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शंस, यानी सूचना का अधिकार कानून निम्नलिखित में से सूचना प्राप्त करने के अधिकार प्रदान करता है। तो पब्लिक अथॉरिटी जो होता है हमारा यानी सरकारी अधिक संपत्तियां वगैरह है उसके रिलेटेड जो भी हमारा सूचना लेना हो तो उसका हमारा अधिकार देता है राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI की मदद से, जिसको लागू किया गया था अक्टूबर 2005 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स चार्ज्ड और वोटेड। द एक्सपेंडिचर्स ऑफ ऑडिट्स डिपार्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी व्यय दो प्रकार से होते हैं, पर प्रभारित और मतदान। लेखा परीक्षा विभाग का व्यय एक उदाहरण है। किस प्रकार का है? तो बात करें तो टोटल दो टाइप्स के हमारा एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारा, एक हमारा चार्ज्ड और वोटेड। वोटेड से मतलब है हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया जो होता है हमारी संचय निधि भारत के, उसके अंतर्गत दो तरह से हमारा व्यय किया जाता है, वोटेड और चार्जेड। वोटेड से मतलब होता है कि कोई भी जो खर्च किया जाए वो पार्लियामेंट के अंतर्गत डिस्कस किया जाता है, वोटेड होता है, फिर उसकी बजट तैयार की जाती है या फिर खर्च किया जाता है। उस सारे टर्म्स हमारे वोटेड के अंतर्गत आते हैं। जबकि चार्ज एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत हमारा कोई भी वोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अंतर्गत हमारा जो, जैसे अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो हमारा जजेज वगैरह है उसके जो सैलरीज अलाउंसेस वगैरह है उसको देखा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंसेस वगैरह, सीएजी की यानी कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो होते हैं सीएजी, उसके अलाउंसेस सैलरीज वगैरह से रिलेटेड होता है। ये सारे जो हमारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा के जितने भी अध्यक्ष या उप अध्यक्ष वगैरह है, उपसभापति, उससे जो भी हमारा व्यय होता है सैलरीज और अलाउंसेस पर, वो सारे का खर्च हमारा चार्ज एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत ही आता है, जिसको हमारा वोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया एक्सपेंडिचर्स ऑफ ऑडिट डिपार्टमेंट, यानी ऑडिट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी एक्सपेंडिचर्स होगा उसके लिए हमारा कोई वोटेड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसके लिए हमारा यह चार्ज एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आइटम्स बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी हैज हाईएस्ट वैल्यू इन एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री। यानी जो सूची नियंत्रण हमारा होता है, वस्तु नियंत्रण, उसके लिए हमारा एक टर्म यूज किया जाता है, एक मेथड, जिसे हम एबीसी एनालिसिस के रूप में जानते हैं। एबीसी से मतलब होता है हमारा ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जिसके अंतर्गत हमारा आइटम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ए पार्ट्स, बी पार्ट्स और सी पार्ट्स के रूप में डिवाइड किए गए हैं। जिसमें हम यहाँ पर पूछे गए हैं कि कौन से हमारा जो कंट्रोल होगा, कौन से हमारा कैटेगरी का उसका हाईएस्ट वैल्यू होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें हम 3 कैटेगरी के आइटम्स की अगर बात करें तो एबीसी में डिवाइड कर लिए। यहाँ पर टोटल परसेंटेज कितना है उसका, और यहाँ पर हम वैल्यू ले लेंगे। तो टोटल परसेंटेज अगर बात करें एक कैटेगरी आइटम्स की तो वो 10% केवल टोटल आइटम्स का होता है। जिसकी वैल्यू की बात करें तो वह 70% है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी का होता है। लेकिन इसका परसेंटेज में वैल्यू हमारा मात्रा में, क्वांटिटी में सबसे कम होता है, लेकिन इसकी वैल्यू सबसे अधिक होता है। सेकेंड हमारा 20% होता है इसकी टोटल परसेंटेज, और इसका वैल्यू की अगर बात करें तो 20% ही होता है। थर्ड सी कैटेगरी के आइटम जो होते हैं उसके टोटल क्वांटिटी की अगर बात करें तो 70%, जबकि इसका वैल्यू केवल 10% ही होता है। तो यहाँ पर हमसे सबसे हाईएस्ट वैल्यू पूछा गया था। तो यहाँ पर वैल्यू के रिस्पेक्ट में आपको देखना चाहे तो ए कैटेगरी आइटम्स का वैल्यू सबसे अधिक 70% होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए कैटेगरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू विच रूल्स ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल, जो 1966 में आया था, उसके द्वारा रेलवे सर्वेंट हैज़ टू मेंटेन डिवोशंस टू ड्यूटी। यानी निम्न में से रेल सेवा आचरण के लिए किस नियम के तहत एक रेल सेवक को कर्तव्य निष्ठा सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। तो जो रेल कर्मचारी है उसको जो कर्तव्य निष्ठा होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो रेलवे कंडक्ट रूल 1960 ला गया था, उसके रूल 3(1) के 2 के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर एज पर एक्सटेंट रूल्स व्हाट इज द सेलिंग लिमिट्स ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुएटी फॉर अ एम्प्लॉय हु हैज़ कंप्लीटेड 33 ईयर्स ऑफ सर्विस। यानी वर्तमान नियमों के तहत 33 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा क्या होता है। तो जो 33 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी जो होते हैं उसकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की बात करें अगर, तो वह 16.5 मंथ्स या 20 लाख रुपीज़ विच ईवर्स इज मिनिमम। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम पर आप डिफरेंस कर ले कि आप, क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म्स दिए रहते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो 20 लाख रुपीज़ पहले हो या तो 16.5 मंथ्स पहले हो, दोनों कंडीशंस में पहले उस बेसिस पर यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट एक्शंस हैज अ रेलवे सर्वेंट होल्डिंग सुपरवाइजरी पोस्ट टू इंश्योर एज पर रूल्स 3(2) फर्स्ट ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के पर्यवेक्षक के दायित्व का निर्वहन करने वाले कर्मचारी को रेल सेवा आचरण नियम 3(2) के तहत इनमें से किस कर्तव्य को निर्वहन करना आवश्यक होता है। तो एक जो सुपरवाइजरी ग्रेड के पोस्ट के जो हमारा होते हैं जेई या एसएससी, उसको यह रेलवे कंडक्ट रूल 1966 के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है नियम 3(1) के अंतर्गत कि जो भी हमारा इंश्योर करना होता है इंटीग्रिटी और डिविजन्स ऑफ ड्यूटी स्टाफ अंडर हिज कंट्रोल, जिसके कंट्रोल में जो भी स्टाफ हो उसके जो काम कर रहे हो उसमें सत्यनिष्ठा और कार्य के प्रति समर्पण के सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर हाउ मैनी डेज LHAP यानी लीव ऑन हाल्फ एवरेज पे कैन बी एक्यूमुलेटेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय इन होल सर्विस। यानी पूरे सर्विस के दौरान LHAP कितने रेल कर्मचारी के द्वारा संचय किया जा सकता है। तो LHAP की कोई लिमिट नहीं होती यानी अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे LAP पूछा जाता है तो LAP की लिमिट या 300 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स इन PL यानी प्राइस लिस्ट नंबर ऑफ रेलवे स्टोर्स आइटम इंडिकेट्स। रेलवे के PL नंबर्स के जो हमारा थर्ड और चौथे अंक से रिलेटेड पूछा गया कि वो क्या दर्शाते हैं। तो जो हमारा PL नंबर होता है प्राइस लिस्ट नंबर वो टोटल हमारा 8 डिजिट्स के होते हैं, जो कि स्टॉक आइटम के लिए ही केवल प्रयोग किया जाता है, नॉन स्टॉक आइटम के लिए PL नंबर नहीं होते हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ पर तो हम एक ले लें यहाँ पर तो एक हम सीरियल नंबर लेते हैं 38130725। तो इसमें हमारा फर्स्ट 2 डिजिट्स है वह मेन ग्रुप को दर्शाता है, फिर उसके अगले 2 ग्रुप है वो हमारा सब ग्रुप को निर्देश करता है, फिर उसके जो हमारा 5वां 6ठा और 7वां अंक होता है वो हमारा इसके सीरियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट टर्म जो 5 दिया गया है वो हमारा चेक डिजिट्स को दर्शाता है, जिससे हमारा PL नंबर्स के करेक्शंस को चेक किया जाता है, यानी सही होने का प्राथमिकता चेक किए जाते हैं। तो इसमें अगर बात करें यहाँ से हम ये मेन ग्रुप को दर्शाता है 38। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 38 CNW के अंतर्गत हमारा जो PL नंबर यूज किए जाते हैं वो हमारा 30 से लेकर 39 तक यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर 38 जो दिया गया वह CNW से रिलेटेड है, और 13 हमारा जो होता है वह CBC के पार्ट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो भी ये पार्ट्स दिया गया है वो हमारा CBC के आइटम्स के रिलेटेड है। तो ये पार्ट्स की अगर बात करें तो ये नक्कल का PL नंबर दर्शाया गया है 38130725, जिसमें हमारा पहला 2 डिजिट्स मेन ग्रुप्स, अगले 2 डिजिट जो थर्ड और 4th डिजिट्स होता है वह सब ग्रुप्स को, 5 6 7 ये हमारा सीरियल नंबर्स, और
8वां और लास्ट डिजिट जो होता है वो चेक डिजिट्स को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमसे 3rd और 4th डिजिट्स पूछा गया था, तो यहाँ पर सब ग्रुप इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रिव्यू ऑफ सर्विस ग्रुप ए एंड बी अंडर रूल 1803 IREC वॉल्यूम 2 हु इंटर्ड सर्विस बिफोर 35 ईयर्स ऑफ एज कैन बी डन। यानी ग्रुप ए और बी में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 35 साल की उम्र से पहले रेल सेवा में आ चुके हैं उसकी सेवा की समीक्षा IREC वॉल्यूम 2 के तहत कब की जाती है। तो इसमें अगर बात करें कोई भी जो अधिकारी हमारा ग्रुप ए और बी के अंतर्गत आते हैं तो उसके लिए 2 कंडीशन रखे गए हैं, या तो वह 35 साल से पहले आ गए हों और या 35 साल से पहले बाद आए हों। तो यहाँ पर हम बिफोर 35 और एक हमारा कंडीशन होता है आफ्टर 35। बिफोर 35 के केस में अगर बात करें तो बिफोर 35 के केस में हमारा रिटायरमेंट जो कर दिया जाता है वो 50 ईयर्स पर होने पर हमारा रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं, जबकि आफ्टर 35 ईयर्स के केस में यह 55 ईयर्स तक यह रहता है, उसके बाद इसको रिटायरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बिफोर 35 ईयर्स के लिए पूछा गया है ग्रुप और बी सर्विस के लिए। तो बिफोर के लिए हम बात करें तो 50 हमारा 50 ईयर्स दिया गया है, तो 50 ईयर्स हम देखेंगे यहाँ पर। तो 50 ईयर्स हमारा ऑप्शन नंबर ए में है आफ्टर अटेनिंग ऑफ 50 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच एमोंगस्ट द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट इन डिस्चार्जिंग फाइनेंशियल पावर्स इन इंडियन रेलवे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे में वृत्ति शक्ति के निर्वहन की वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है। जो हमारा फाइनेंशियल पावर्स होता है इंडियन रेलवे के अंतर्गत उसमें सर्वोच्च पावर जो होता है वह GFR यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स को रखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पेनाल्टीज अंडर रूल 6 ऑफ DNAR रूल्स 1966 ऑफ इंडियन रेलवे। यानी जो भारतीय अनुशासन एवं अपील नियम 1968 होना चाहिए यहाँ पर के अंतर्गत दंड को शामिल नहीं किया गया है नियम 6 के अंतर्गत। तो नियम 6 के अंतर्गत अगर बात करें तो कौन से जो 4 टर्म है उसको हमारा इंक्लूड नहीं किया गया है रूल 6 के अंतर्गत। तो रूल 6 के अंतर्गत हमारा माइनर और मेजर पेनाल्टी को इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे जो हमारा सेंश्योर, कंपल्सरी रिटायरमेंट, विदहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पासेज और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर्स, ये सारे हमारे माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आते हैं, जिसको हमारा रूल 6 के अंतर्गत शामिल किया गया है। लेकिन जो सस्पेंशन है उसको हमारा रूल 5 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ एक्स ग्रेसिया पेमेंट इन केस ऑफ डेथ अकरिंग ड्यू टू द एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इन इंडियन रेलवे। यानी भारतीय रेलवे अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर प्रदान किए जाने वाले अनुग्रही राशि की अपर लिमिट कितनी होती है। तो अगर ड्यूटी के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हादसा होता है जिसके कारण उसका डेथ हो जाता है तो उस दौरान उसकी अगर बात करें तो 25 लाख की एक्स ग्रेसिया पेमेंट इशू किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है बीच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स पोर्टल्स डील विद द पेंशंस ऑफ इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज। यानी रेल कर्मचारी के लिए जो सेवानिवृत्त कर्मचारी उसके पेंशन से संबंधित कौन सा पोर्टल्स है। तो उसके पोर्टल्स के लिए अर्पन्स यानी एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क को जारी किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर
डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट आर क्लासीफाई अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग डिमांड हेड। यहाँ पर हमसे डिमांड नंबर नहीं, डिमांड जो हमारा माइनर और मेजर हेड है जो उससे रिलेटेड यहाँ पर पूछे गए हैं। आप डिमांड नंबर से कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर हमसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑफ रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट से पूछा गया है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑन रोलिंग स्टॉक और इक्विपमेंट से अगर बात करें तो इसमें डिमांड हेड हमारा 8 यानी जो अब्स्ट्रैक्ट जो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट एफ यानी 6 के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि हमारा 8 है जो अब्स्ट्रैक्ट एच जो होता है उसमें हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऑन फ्यूल से रिलेटेड होता है, और एक हमारा 9 है जो अब्स्ट्रैक्ट जे से होता है जिसके अंतर्गत हमारा स्टाफ वेलफेयर एमिनिटी से रिलेटेड ये टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोरम फॉर डिस्कशन बिटवीन रेलवे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज ऑन मैटर्स ऑन कॉमन कंसर्न्स स्टाफ ग्रीवेंसेज। निम्न में से कौन सा रेल प्रबंधन तथा कर्मचारी के बीच स्टाफ परिवेदना या समान मुद्दों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने का मंच नहीं है। तो जो हमारा रेलवे मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच जो मैटर्स को डिस्कस किया जाता है उसके अंतर्गत हमारा प्रेम यानी परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, जेसीएम यानी ज्वाइंट कंसल्टेटरी मशीनरी और प्रेम यानी पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट, ये तीनों टर्म्स मंच का यानी हमारा फॉरम का यूज किया जाता है, जबकि रेलवे कन्वेंशन कमेटी का यूज नहीं किया जाता इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑन डिफाइन सरप्लस आइटम्स इन इंडियन रेलवे स्टोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारतीय रेलवे स्टोर में सरप्लस सामग्री को परिभाषित करता है। तो सरप्लस आइटम्स के लिए अगर बात करें तो वैसे आइटम्स को इंक्लूड किया गया है जिसको पिछले 24 महीनों के अंतर्गत जारी न किया गया हो, यानी आइटम्स विच आर नॉट इशूड फॉर लास्ट 24 मंथ्स, इसको हम सरप्लस आइटम्स के रूप में जानेंगे। इसमें भी दो तरह के हमारा आइटम्स होते हैं, हमारा एक मूवेबल और एक हमारा डेट सरप्लस आइटम्स होते हैं। मूवेबल जिसको अगले 24 महीनों में हम यूज करने की संभावना है, जबकि डेट सरप्लस स्टोर जो हमारा होता है उसको अगले 24 महीनों के अंतर्गत हम यूज नहीं कर सकते, तो उसको डेट सरप्लस स्टोर्स के अंतर्गत रखे गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सीधे सीधे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, व्हेन अ रेलवे एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बट ओनली अ माइनर पेनाल्टी इम्पोज्ड द सस्पेंशन पीरियड में बी ट्रीटेड एज व्हाट। मानी यदि किसी रेल कर्मचारी को निलंबित रखने के बाद उसे लघु दंड ज्ञापन जारी किया जाता है, यानी माइनर पेनाल्टी जारी किया जाता है, तो उसके निलंबन की अवधि को किस रूप में प्रकार से जानेंगे, तो उसको हम एज अ ड्यूटी पीरियड के रूप से देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए, बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट कवर्ड फॉर फाइनेंसिंग फ्रॉम फंड्स अंडर स्टाफ बेनिफिट फंड, यानी एसबीएफ के अंतर्गत जो फंड कवर किए जाते हैं उस एक्टिविटी के अंतर्गत शामिल नहीं है। यानी निम्न में से कौन सी गतिविधि कर्मचारी कल्याण निधि से वित्त पोषित किए जाने वाले अनुमान्य कार्यों से सम्मिलित नहीं है। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें स्टाफ बेनिफिट के अंतर्गत जिसमें शामिल नहीं है, तो इसके अंतर्गत हमारा एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर हायर टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर वार्ड्स ऑफ नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट, इसको शामिल किए गए हैं। वोमन एम्पावरमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सेमिनार कैंप्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड जेंडर सैनिटाइजेशन कैंप्स ETC वगैरह, इसको भी शामिल किया गया है। और बात करें यहाँ पर तो स्काउट्स गाइड्स एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया गया, जबकि ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक फंक्शंस फॉर इनॉग्रेशन ऑफ न्यू फैसिलिटीज़ इन इंडियन रेलवे,
यानी भारतीय रेलवे के अंतर्गत कोई भी नए फैसिलिटी को इनोग्रेट करने के लिए, कोई भी पब्लिक फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारा स्टाफ बेनिफिट के अंतर्गत यह कवर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु इज द एम्पावर्ड टू रीअप्रोप्रिएट फंड्स फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर सब्जेक्ट टू द सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस बाय रेलवे बोर्ड। यानी रेलवे बोर्ड के द्वारा कुछ प्रतिबंधों के अधीन एक प्राथमिक इकाई से दूसरी प्राथमिक इकाई में धन को फिर से विनियोजित करने का अधिकार किसको दिया गया है। चूँकि यहाँ पर रेलवे बोर्ड के द्वारा रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी एक प्राइमरी यूनिट से दूसरे प्राइमरी यूनिट के अंतर्गत फंड्स को ट्रांसफ़र करना हो तो उसको जोनल हेडक्वार्टर स्तर पर हमारा जनरल मैनेजर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर इंक्लूडेड इन प्लानहेड 4200। यानी जो 4200 के अंतर्गत हमारा जो प्लानहेड है उसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया है। तो 4200 की अगर बात करें तो इसमें प्रोडक्शन यूनिट्स यानी वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स, वर्कशॉप के अलावा जो प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह है उस सारे को शामिल किया गया है 42 प्लानहेड के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एमएनपी को हमारा प्लानहेड 41 के अंतर्गत शामिल किया गया है, जबकि स्टाफ वेलफेयर है उसको प्लानहेड 51, और एक हमारा होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम यानी आरएसपी, उसको हमारा प्लानहेड 21 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूज ऑफ जीईएम। यानी जो गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस होता है उसके अंतर्गत हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसको यहाँ पर पूछे गए हैं। तो जीईएम के अंतर्गत अगर बात करें तो पहला हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ कॉमन्स यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू जीईएम इज मैंडेटरी फॉर गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल ऑन जीईएम। जो ये टर्म आया था हमारा जीईएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस, जिसमें हमारा प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ कॉमन यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होते हैं, उसको हमारा जीएफआर यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के अंतर्गत जो हमारा रूल नंबर 149 है उसको ऐड करके जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज को कॉमन से मैंडेटरी किया गया था गवर्नमेंट ई मार्केट के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, मैक्सिमम एलएपी डेट कैन बी इनकैश्ड बाय अ रेलवे एम्प्लॉइज वाइल अवेलिंग पास पीटीओ इन द इंटायर कैरियर इज फॉर हाउ मेनी डेज। यानी पूरे सर्विस के दौरान एक रेल कर्मचारी कितने दिन का एलएपी इनकैशमेंट करा सकते हैं साथ में पास पीटीओ के साथ। तो बात करें यहाँ पर एलएपी इनकैशमेंट की तो पूरी सर्विस के अंतर्गत हम 60 डेज का एलएपी इनकैशमेंट करा सकते हैं, जिसके लिए लिमिटेशन होती है हमारा वन टाइम में 10 एलएपी लिया जाता है और 6 टाइम्स मैक्सिमम आप इनकैशमेंट करा सकते हैं, जिसको आप इक्वल करेंगे तो 60 एलएपी आ जाएगा। वन टाइम में मैक्सिमम 60 एलएपी से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, और 10 एलएपी के बीच इनकैशमेंट की गैप जो 2 ईयर्स मिनिमम गैप रखना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 60 डेज एलएपी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ अपना सुझाव देना ना भूलें। और इसी प्रकार की अगर आपको वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पेपर भेज सकते हैं, और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।